नमस्कार, माय ट्यूटोरियल्स में मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली थी 2020 में, वो अभी हो सकता है 2022 में जनवरी में प्रारंभिक महीनों में हो। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि इसकी एक तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी में सबसे पहले इसमें गणित की विषय की तैयारी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो रोज जो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक टॉपिक जो है गणित का हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब जो ये संख्या पद्धति है ये आपका सी टेट एग्जाम भी होता है, उसमें भी एक पार्ट है उसका। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संख्या पद्धति कैसे कहते हैं कि संख्याएं किसको कहते हैं। संख्याएं वही होती हैं जिनसे कि हम कुछ भी चीज़ों की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, उनकी मात्रा को जिससे प्रदर्शित करते हैं वो संख्या पद्धति कहलाती है। तो जो हम लोग हैं वो डेसिमल पद्धति यूज करते हैं, दाशमिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति यूज करते हैं। दार्शनिक पद्धति के अलावा भी बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई बाइनरी जो कि कंप्यूटर वगैरह में यूज होती है, ऑक्टेल सिस्टम होता है, ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल होता है, वो भी कंप्यूटरों में यूज होता है, या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में हेक्साडेसिमल यूज होता है। तो आज जो हमको पढ़ना है प्राइमरी टीचर के हिसाब से, वो हम संख्या पद्धति दार्शनिक संख्याओं का को समझेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए कैसे लिखते हैं। इसमें पहले अंक जो होता है इकाई का अंक होता है, फिर जो दूसरा अंक होता है, पहला अंक जो हो गया आपका इकाई का, दूसरा वाला हो गया दहाई का, तीसरा अंक जो होता है वो होता है सैकड़ा का, चौथा अंक जो होता है हजार का, पांचवा अंक जो होता है 10,000 का। इस तरह से बढ़ता जाता है। छठवां अंक जो होता है लाख का। इस तरह से ये संख्या पद्धति होती है, ठीक है। इसमें जो बेस रहता है वो 10 रहता है। इसमें जो बेस रहता है वो 10 रहता है। किसी भी संख्या का मान रहेगा 10। अब ये संख्या का बेस का मान 10 कैसे, जैसे कोई संख्या लिखी, मान लीजिए ये एक संख्या लिखी है 515, ठीक है। तो जो इकाई का अंक है वो है 5, इसका संख्यात्मक मान है 5 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक। फिर जो दूसरा है उसमें 1 है, उसमें गुणा होगा 1 इंटू 10 टू द पावर 1, फिर जो भी मान रहा है। फिर तीसरा जो अंक है वो है 5 है, उसमें 10 टू द पावर 2। अब देखिए इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं 515 को डेसिमल में। 515 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 2, हमने ये लिखा, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1। ये आपको चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, उसमें भी डेसिमल सिस्टम पढ़ते हो, वहाँ भी ये चीज़ आपको यूज होगी। और चाहे प्राइमरी कक्षा पढ़ रहे हो उसमें भी आपको यूज होगी, क्योंकि ये बेसिक है। और 5 इंटू 10 टू द पावर 0। अब देखिए 10 की घात 2 का मान कितना होता है, 100 होता है, प्लस 10 की घात 1 का मान कितना होता है, 10 होता है। और किसी भी संख्या में यदि उसकी घात 0 लगी है, x की घात 0 है, उसका मान हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 की घात 0 लगी, उसका मान 1 होगा। 5 एकम 5, अब आप जोड़ दीजिए 510 और 5, तो ये हो जाएगा 515। इस तरह से हम किसी भी संख्या पद्धति में हम किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग जो है दूसरी चीज समझते हैं संख्यांकन पद्धति, न्यूमरेशन सिस्टम। संख्यांकन पद्धति, ठीक है।
वही एक्चुअल में संख्या पद्धति। इसमें हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक है हमारी भारतीय पद्धति, और दूसरी है जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, भारतीय पद्धति में देखिए कैसे लिखेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले होता है इकाई। इकाई में 10 की घात 0, ठीक है। फिर होता है दहाई, 10 की घात 1। फिर होता है सैकड़ा, इसमें क्या होता है 10 की घात 2। 10 की घात आपका 100 हो जाएगा 2। और ये दहाई और ये इकाई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल कक्षा 1 से समझ करके समझ लीजिए। फिर हजार, हजार में कितना होता है 10 की घात 3, ठीक है। और फिर होता है 10,000, उसमें होता है 10 की घात 4। कई लोग को ये पता नहीं होता कि भाई लाख में कितने जीरो लगेंगे या लाख में 10 की घात कितनी लगेगी, तो आप वहां से समझ सकते हैं। लाख में 10 की घात 5, 10 लाख में 10 की घात 6, ठीक है ना। अब जो 10 की घात 6 है, वहीं पे लोग बाग इसको मिलियन बोल देते हैं, 10 टू द पावर 6, मतलब 1 लिख करके जो है 6 जीरो लगा देते हैं, उसको बोलते हैं मिलियन। ठीक है, लाख हो गया, अब 10 लाख भी हो गया, मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। कोई बोला मैं 1 मिलियन रुपए है हमारे पास, उसका मतलब है 10 लाख है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब करोड़, करोड़ में कितने जीरो होंगे 10 की घात 7। अभी हम लोग 7 तक ही चलते हैं, इतना पर्याप्त है अभी, क्योंकि जगह भी हमारी खत्म हो गई है। अब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में वही इकाई जो होती है 10 टू द पावर 0 से ही शुरू होता है। ठीक है, फिर दहाई 10 टू द पावर 1, टेन टू द पावर 2, ठीक है। फिर हजार, इसमें क्या चलता है हजार, हजार जो है 10 टू द पावर 3 होगा। ठीक है, फिर चलता है 10,000, हमारे यहाँ भी यहाँ तक का सेम रहता है जैसे भारतीय पद्धति में है 10 टू द पावर 4। फिर जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो होता है वो लोग 100,000 बोलते हैं, सीधे लाख नहीं बोलते, सीधे इसको बोलते हैं 100,000, 10 टू द पावर 5। वो लोग ऐसा पढ़ेंगे, अपन लोग बोल देंगे 1 लाख, वो लोग बोलेंगे $100,000, 100,000। ठीक है, फिर 100,000 के बाद वो लोग सीधे आ जाते हैं मिलियन में, 10 टू द पावर 6। बात वही है, 10 लाख ही है, यहाँ भी देखिए 10 टू द पावर 6 और मिलियन में भी 10 टू द पावर 6। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा उनका। फिर मिलियन हो गया, जैसे अपने यहाँ हजार था, 1000, 10,000, 100,000, 10,000, पहले 1000, 1000, 10,000, 100,000, उनका ऐसा चलता है 1, 1, 10 और 100। इधर भी देखिए 1, 10 और 100। ये सिस्टमैटिक आपको समझ में आ रहा है। 1, 10, 100, फिर यहाँ पे हजार लगा देंगे, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1 मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। इस तरह से संख्या चलेंगी। फिर इसके बाद बिलियन आ जाता है, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं संख्या पद्धति को, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसके अलावा भी एक संख्या पद्धति और होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है रोमन न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, पुराने समय में जो रोमन सभ्यता थी वो लोग भी कुछ कुछ यूज करते थे, हम लोग वो भी देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया, 1, 10, 100, 1, 10, 1, 10, 100, 1, 10, 100, ऐसा चलता है। ठीक है, अब हम लोग जो तीसरी चीज है वो समझ लेते हैं, रोमन संख्या पद्धति।
आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कोई नंबरिंग करते हैं पेज की, तो उसमें ऐसा कुछ लिख देते हैं, है ना। जैसे 1 लिखते हैं तो वहाँ पे वो लोग आई बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रोमन प्रणाली। हम लोग 2 लिखते हैं तो वो लोग उसको डबल 2 कर देते हैं, 3 लिखते हैं तो 3 कर देते हैं, 4 लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, आई भी लिख देते हैं, 5 लिखते हैं तो वो लोग वी लिख देते हैं। ये कौन सी रोमन संख्या पद्धति है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं 6 को वो लोग वी आई कर देते हैं, 7 को वी, मतलब साफ समझ लो लॉजिक है इसमें, वी मतलब 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7, ठीक है। इस तरह से 8 को वो लोग लिखेंगे वी आई आई, 5 और 3 8, 9 को लिखने के लिए एक पहले का, 10 को वो लोग मानते हैं एक्स, तो 9 को हो जाएगा आई एक्स, तो आई एक्स 9 को लिखना मतलब ये रोमन पद्धति है, ठीक है। इसी तरह से एल को वो लोग मानते हैं 50, जैसे एक्स, अब आप बताइए 49 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे वो, आई एल लिखा जाएगा रोमन पद्धति में, ठीक है। 100 को वो लोग सेंचुरी मानते हैं, सी 100, ठीक। और 500 को इसी तरह से वो लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। और 1000 को वो लोग डिनोट करते हैं एम से। तो ये आपकी हो गई रोमन संख्या पद्धति। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग एक छोटा सा सवाल हल कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न है एल एक्स 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 वी आई, एल एक्स एक्स वी आई को क्या लिखेंगे। एल का मतलब क्या है हमने देखा 50, एक्स का मतलब क्या था हमने देखा 10, 2 बार है तो सिंधु का गुणा, और वी का मतलब क्या है 5, और आई का मतलब कितना है 1, कितना हो गया 50 60 70, 5 5 70 76। तो 76 के लिए आप देखिए कितने शब्द लिखने पड़े हमको, 1 2 3 4 5 शब्द लिखने पड़े। अब ऐसे यदि 5,07,35 लिखना होता तो उसके लिए कितना सारा हो जाता। इसलिए रोमन पद्धति जो है कहीं ना कहीं लिखने में भी और कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी वो इतनी मतलब कारगर नहीं है। उसलिए हम लोग डेसिमल पद्धति जो है हमारी भारतीय पद्धति, जो अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर में जो है बाइनरी के रूप में प्रयोग होती है। अब आज के वीडियो में जो हम लोग तीसरी चीज जो समझ रहे हैं वो है अंकों के मान। अंकों के मान, तो देखिए अंकों के 2 मान होते हैं। कोई भी अंक डिजिट लिखा हुआ है उसमें आपको एक होता है वास्तविक मान, और दूसरा होता है स्थानीय मान, ठीक है। अब वास्तविक मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी 237, ठीक है, तो 7 का वास्तविक मान 7 है, 3 का वास्तविक मान 3 है, और 2 का वास्तविक मान 2 है, ये वास्तविक मान है। अब स्थानीय मान में देखेंगे तो 7 का स्थानीय मान 7 है, इकाई के अंक में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये है जो दहाई के अंक में बैठा है, यानी 10⁻⁻1, इसमें ऑटोमेटिक इसको 10 का गुणा मिल जाएगा, ठीक। और ये जो 2 है जो सैकड़े के स्थान पे बैठा है, 2 × 10⁻², इसको अपन लिख सकते हैं 7 × 10⁻1। तब ये कैसे 2 × 100, 2 × 10⁻2 मतलब 100, प्लस 3 × 10 प्लस 7 × 1, 10⁻0 का मान यहाँ पे 0 होगा, 10⁻0 का मान 1। तब देखिए 200 प्लस 30 प्लस 7, इस तरह से ये लिखा है 237। तो आप समझ रहे हो दो तो है 2 ही, लेकिन वो तीसरे स्थान पे होने से यहाँ से पहला दूसरा तीसरा उसको कितना मिल रहा है 10⁻² का मिल रहा है, स्थान का मान मिल रहा है उसको, तो 200 हो जा रहा है। कहाँ तो 2 है लेकिन वो तीसरे स्थान पे बैठने से क्या हो गया। हम आपको एक बिल्कुल सरल उदाहरण बता देते हैं। व्यक्ति तो व्यक्ति रहता है, चाय वाले बहुत से होते हैं, लेकिन अगर वो चाय वाला प्रधानमंत्री कुर्सी पीएमओ में बैठ जाता है तो उसका पावर कितना बढ़ जाता है, आप समझ रहे हो ना। ऐसा ही इधर भी स्थानीय मान है, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 200 हो जाता है, 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 30 हो जाता है, और 7 का स्थानीय मान वही रहता है जहाँ से थे।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा स्थानीय मान का मतलब। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारे दो दो चीजें और रह जाती इसमें, वो है चौथा चीज संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। अब संख्याएं तो होती हैं बहुत सारी, लेकिन वो कितने प्रकार की होती है देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, जिनसी गिनती हो सके 1 2 3 4, वो सब प्राकृत संख्या के उदाहरण है। ठीक है, दूसरी होती पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि यदि प्राकृत संख्या को शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, इसमें हम शून्य नहीं शामिल रहता प्राकृत संख्या में, इसमें हम शून्य से ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। वो प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तीसरी जो होती है इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक वे होती हैं कि अभी देखिए, हमने प्राकृत संख्या थी, फिर हमने 0 शामिल किया तो पूर्ण संख्या बनी। अब यदि हम उसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर लेते, उदाहरण के लिए यहाँ बढ़ती जाएगी ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2, ये हो जाते हैं पूर्णांक, होता है इंटीजर हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद होती हैं सम संख्याएं। सम संख्या तो आपको मालूम ही होगा, जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, डिवाइड बाई 2, वो सम। और विषम संख्याएं क्या होंगी? ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद भाज्य और अभाज्य संख्याएं देखेंगे। भाज्य संख्याएं वो होती हैं कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड, एक और स्वयं वह संख्या हो, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब सीधे हर अर्थों में हमको सरल शब्दों में कहें कि जिनमें किसी का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्याएं। मतलब 2 से अधिक, ऐसा देखिए, जो गुणनखंड है अगर 2 से अधिक है तो भाज्य संख्या है, और जिनके गुणनखंड जो है 2 से कम है वो अभाज्य संख्या है। गुणनखंड का मतलब क्या? एक तो वह 1 होगा और दूसरा वह संख्या होगी, n होगी, तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और प्रकार होता है परिमेय संख्याओं का। अभी देखो, परिमेय संख्या वह है संख्या कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जैसे जो संख्याएं करनी में होती हैं, जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, वो कहलाती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सारी संख्याएं आपने समझ ली हैं। अब संख्याओं का जो है वो पूरा काम हो गया है, इतनी थ्योरी पर्याप्त है आप लोगों को। इस तरह से अब हम कुछ संबंधित सवाल पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि n अंकों की छोटी से छोटी संख्या और n अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि चलो आपकी सैलरी डिसाइड होनी है और हम आपको जो है यहाँ पे एक बनता है, ठीक, इसको जो है ये हमारा एम्प्लॉयर है जो जॉब दे रहा है। ठीक है, और एक बंदा और है